हाँ तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और कुछ मैं पढ़ाने वाला भी हूँ। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आपको आसानी से समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ प्रोवाइड करने वाला और क्या चीज़ नहीं करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो है अभी तो मैं फिजिक्स का जो 12th क्लास का कोर जो क्रैश कोर्स टाइप का है, जो नेट से जो ब्लूप्रिंट है उसको निकाल करके मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। और क्रैश कोर्स जो मैं अपने ऑफलाइन क्लास में करवाता हूँ इसी पर आधारित मैं करवाता हूँ। और हमारा ऑफलाइन क्लास इसका डाल्टनगंज में भी और लेस्लीगंज में भी चलता है। आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना मैं इसी संडे से मैं 8 बजे रात से मैं लाइव क्लास आऊँगा और मैं हर एक विषय का मैं आपको ऑनलाइन मतलब लाइव के थ्रू जो है सो मैं आपको एक क्रैश कोर्स करवाते रहूँगा। साथ में हमारा ऑफलाइन चल ही रहा है। यदि आप लाइव क्लास में नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब पर आपको मिलेगा। चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स 12th क्लास का जो फिजिक्स है उसको मैं एक क्रैश कोर्स कैसे मैं पढ़ाता हूँ टोटल मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और सेट वन में जितना भी सेट वन भी साथ में लेके बैठिए। ठीक है, आप सेट वन चाहे तो देख सकते हैं। देखिए इस तरह से सेट वन हमारा है। ठीक है, सेट वन को देख लीजिए सेट वन, तो सेट वन को ले करके आप साथ में बैठिए और मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊँगा, सोल्व करते जाऊँगा, आप उसको देखते रहिएगा। ठीक है, और लिखते भी चलिएगा, देखिएगा कैसे फ़ायदा होगा। ठीक है, आइए तो सबसे फर्स्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे फर्स्ट में देखिएगा क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत की तीव्रता के लिए इकाई है द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का हमसे क्या मांग रहा है, यूनिट मांग रहा है, ऐसा यूनिट मांग रहा है। ठीक है, वो चीज मांग रहा है ना। तो जैसे विद्युत की तीव्रता के लिए यदि बात करें कि विद्युत की तीव्रता के लिए ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये क्वेश्चन जो सेम टू सेम देखिएगा 2017 में 2017 में ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया था। आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देख भी सकते हैं। तो सुनिए, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसको वोल्ट प्रति मीटर कहते हैं। वोल्ट प्रति क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया। सुनिए यहाँ से एक चीज और पूछ सकता है कि वोल्ट, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोल्ट बाई एम, इसको लिखेंगे तो क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। क्या किसी और का ऐसा यूनिट होता है? समझ गए, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। यही तो मेन चीज है कि एक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सिर्फ सेट से पढ़िए, उसी प्रकार से 4-5 सवाल पढ़िए, उससे बाहर नहीं आएगा। आपको जो 5 गो सेट अप्रैल तक अपलोड करेगा ना, मैं इसी चैनल पर ये लाइव के थ्रू या यूट्यूब पर रहबे करेगा, मैं टोटल में आपको सॉल्विंग बता दूंगा। ठीक है, तो वही बात है, ध्यान सुनिएगा। तो जैसे वोल्ट बटा जो दिया हुआ है मीटर है, तो वोल्ट प्रति मीटर जो है, वोल्ट प्रति मीटर किसी और चीज का ऐसा यूनिट होता है कि खाली मतलब विद्युत तीव्रता का ही होता है? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, याद रखिएगा, विद्युतीय विभव जो होता है, विद्युतीय विभव जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, विद्युतीय विभव का भी ऐसा ही मात्रा का होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो आप ये दोनों में से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रा क्या होता था, वोल्ट प्रति मीटर बोलेंगे, या विद्युतीय विभव का भी अगर कोई पूछेगा तो ये बताएंगे। सुनिए और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। एगो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप पढ़िए तो कहा था कि विद्युत की तीव्रता, एक और है विद्युत क्षेत्र एगो तीव्रता होता है, ये भी आप निकाल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जिसको देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जिसको ई वेक्टर द्वारा इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको बोलेंगे, उसका भी तो ऐसा ही मात्रक पूछ सकता है। ठीक है, तो उसका ऐसे मात्रक निकाल सकते हैं आप आसानी से। फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज होता है, बल बटा आवेश होता है। ऐसा ही मात्रक निकालिएगा तो आसानी से निकल जाएगा ना। न्यूटन प्रति का होगा, कूलाम होगा ना। देखिए यहाँ 3 चीज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह से करते रहेंगे, बहुत
सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पहला आपका किताब में था, भाई आपका सेट में था, पहला क्वेश्चन निकाल के देखिए, पढ़िए। तो विद्युत की तीव्रता का ऐसा ही यूनिट पूछ रहा था, तो वोल्ट प्रति मीटर मार देंगे। क्या वोल्ट प्रति मीटर किसी और का ऐसा ही मात्रक होता है? तो वो किसका होता है? विद्युतीय विभव का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता जिसको ई वेक्टर द्वारा इंडिकेट करते हैं, उसका भी ऐसा यूनिट पूछ सकता है। तो चूंकि ई बराबर होता है एफ बाई क्यू होता है, तो यहाँ से ऐसा मतलब तो आसानी से हम निकालने जानते हैं। सुनिए, एक चीज और पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक प्रकार का कैसा राशि है? तो सर आप वेक्टर का सिंबल दिए है ना, ऊपर वेक्टर चढ़ाए हैं, इसीलिए सदिश राशि है। देखिए 4 क्वेश्चन बन गया एक ही क्वेश्चन से, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन क्या करिए, बनाइए और कॉपी कलम लेकर के बैठिए कि पहला सर बताया विद्युत की तीव्रता के लिए, दूसरा का विद्युत विभव का भी वही ऐसा मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का होता है। इस तरह से लेके चलिए और लिखते चलिए। अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल अगर जाते हैं पढ़ना, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं, या संडे से मैं लाइव आ रहा हूं, वो भी क्लास का कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं आपको बताते चलूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो आइएगा आगे, आगे मैं आपको बताते चल रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। अब सवाल नंबर दूसरा पर मारते हैं नजर। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन ना। आइए सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्या है कि किसी आवेशित गोलीय कवच के, सुनिए, किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर जो है, ठीक है, आंतरिक बिंदु पर ना, ठीक है, इनसाइड मैंने पॉइंट इनसाइड मैंने एक आंतरिक बिंदु पर जो है विद्युत विभव का मान होता है। सुनिएगा, एक आंतरिक कोई गोलीय कवच है यहाँ पर, इस तरह से कोई गोलीय कवच है, मतलब कोई एक स्फेरिकल इलेक्ट्रिक, मैंने क्या कहते हैं, स्फेरिकल सेल है, सेल ना। तो उसी के अंदर में आपसे कह रहा है कि विद्युत विभव का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता उसका मान आपसे मांग रहा है। तो ये सुनिए, तो किसी भी गोलीय कवच के अंदर जो होता है विद्युत विभव का मान जो होता है, से याद रहे, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये तो लिख लीजिए, ये कदम लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये किसी आवेशित गोलीय कवच के अंदर, किसी आवेशित गोलीय कवच के अंदर बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। ये आप लिख लीजिए। एक चीज और यहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आवेशित गोले के, एक और क्वेश्चन स्टार मार्क के नीचे लिख दीजिए कि आवेशित गोले के अंदर, आवेशित गोले के अंदर विद्युत तीव्रता की मान होती है, या विद्युत तीव्रता की मान क्या होती है? तो आवेशित गोला के अंदर विद्युत तीव्रता का मान जो होता है, विद्युत तीव्रता का मान भी 0 ही होता है। विद्युत तीव्रता जो ऊपर पढ़े थे ना अभी, उसका ना, उसका भी मान 0 होता है। अब विद्युत विभव का मान भी क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। किसी सेल के इनसाइड पार्ट में ना, किसी भी कवच के अंदर पार्ट में विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत विभव का मान भी 0, अब विद्युत तीव्रता का भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान भी क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। इस तरह से देखिए, एक क्वेश्चन था 2 आपको मिल गया, ठीक है। अब सवाल नंबर तीसरा पर जाइए, तीसरा का देखिए क्या कहता है, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा देखिए, एकदम ले करके बैठिए अपने साथ और उसको पढ़िए, देखिए ना। तो आइए सवाल नंबर तीसरा हम आपको बताते हैं, तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है कि विद्युत क्षेत्र, ठीक है, 2.21 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट प्रति मीटर। अभी तुरंत बताया विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब समझिए कि एक बी बराबर दिया हुआ है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र को बी द्वारा इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बी द्वारा सूचित किया जाता है ना। दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट प्रति मीटर दिया हुआ है। सुनिए, विद्युत क्षेत्र का यह ऐसा ही मात्रक हो सकता है, वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र का भी ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत तीव्रता ये था, विद्युतीय विभव ये था, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विद्युत क्षेत्र का भी मान होता है कौन सी? वोल्ट प्रति मीटर ना। ये किसी कैसे घुमा सकता है, 3 वो चीज का हो गया वोल्ट प्रति मीटर जी। एक विद्युत तीव्रता, एक विद्युतीय विभव, ठीक है, इसमें, और एक हो गया विद्युत क्षेत्र। 3 गो चीज का मान होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कड़ाकी में एक आवेशित कण का अपवाह वेग जो है, एक आवेशित कण का अपवाह वेग जो है
ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र को यहाँ पर बी नहीं ई लिखेंगे, सॉरी ई लिखेंगे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र को ई लिखेंगे। के अपवाह वेग जो है, अपवहन वेग, जिसको अप हिंदी में अपवहन वेग या संवहन वेग या अनुगमन वेग बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो अपवहन वेग आपका दिया हुआ है vt बराबर क्या दिया हुआ है, तो 8.4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड का क्या हुआ दिया हुआ है। तो करा कण की गतिशीलता का मान का करें, निकाले कण की गतिशीलता का मान। तो गतिशीलता माने फाइंड द वैल्यू ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का वैल्यू आपको निकालना है। तो मोबिलिटी मतलब म्यू के बराबर निकालना है। तो चूंकि एगो फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू वीडी इक्वल टू होता है म्यू ई। सुनिए ना, आपको म्यू चाहिए तो म्यू बराबर का वीडी अपॉन ई नहीं हो जाएगा। अब बैठा के रच रच खाली कैलकुलेशन तो कर देना है आपको। वीडी का वैल्यू बोलिए ना, तो 8.4 इंटू 10⁻⁻4 दिया हुआ है, बट्टा में यहाँ पर 2.1 इंटू 10⁻⁻10 दिया हुआ है। यही ना -4 ना, देख लीजिएगा, ठीक है, हाँ -4 ही है। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक, आसानी से उड़ जाएगा। अब आराम से बगल में बना देते हैं यहाँ पर म्यू इक्वल टू 84 अपॉन 21 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻10 होगा। चूंकि नीचे से ऊपर गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। यानी म्यू इक्वल टू 21 चौका 84, यानी 4 इंटू 10⁻10 में से 4 जाएगा ना, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। और देखिए ऑप्शन में कहीं होगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति सेकेंड, ठीक है। यही आपका मोबिलिटी का वैल्यू हो गया। गतिशीलता का आपसे वैल्यू मांग रहा था, यही हो गया। एक बात यहू याद दिला सकते हैं कि गतिशीलता का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति सेकेंड होता है। एक बार आप यहू वाला रिवाइज मार सकते हैं। बात समझ में आएगा करें से। विद्युत क्षेत्र मतलब ई बराबर संवहन वेग मतलब 8.4 दिया हुआ है। तो आपसे गतिशीलता मैंने म्यू मांग रहा था, आसानी से सोल्व कर लिए हैं। वीडियो को रोक करके नोट भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं ऐसे हैं। तो इस तरह से मैंने तीसरा आपको बताया। चौथा पर देखिएगा, चौथा आपको क्या कह रहा है, सवाल में पढ़ रहा हूँ। चौथा कह रहा कि किर्चहॉफ का पास नियम निम्न में से किस राशि के संरक्षण के नियम की सीधी परिणत होती है, ठीक है। किर्चहॉफ्स लूप रूल जो होता है किसके डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मतलब किसका वो क्या होता है, परिणत होता है, ठीक है। ये आपसे क्या करा, तो आप जानते हैं आवेश का होता है। किसका, आवेश का। देखिए ऑप्शन में होगा आवेश, मार दीजिए आवेश और नोट बना के एक बात लिख लीजिए। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, लिख लीजिए कि किर्चहॉफ का बिंदु नियम, पॉइंट रूल जो है, किर्चहॉफ का बिंदु नियम किस नियम का पालन करता है, लिख लीजिए स्टार मार के। किर्चहॉफ का बिंदु नियम किस नियम का पालन करता है, तो आवेश की संरक्षण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो है वो क्या करता है, किर्चहॉफ का नियम, पॉइंट रूल जो है, पॉइंट नियम, बिंदु नियम जो है इसका पालन करता है ना, ठीक है। ये मैंने आपको चौथा बताया। इस तरह से 5 पर देखते हैं। आइए 5 के बारे में बताते हैं। 5, ठीक है। अब 5 पर मारते हैं नजर। कम से कम 20-27 इस तरह से पढ़ लेते हैं। 10 मिनट का वीडियो लगेगा, ढंग से देखिए, आसानी से आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं करना है। अब 5 आपको बता रहे हैं। देखिए किसी चालक के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है, चालक के लिए बताता है। तो चालक के लिए एक होता है जे वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू का होता है ई होता है, जहाँ ये कंडक्टिविटी को बताता है, ठीक है। ये कंडक्टिविटी को बताएगा, जे जो आपका कंडक्टिविटी को बताएगा, और सिग्मा आपका सॉरी जे जो है आपका करंट डेंसिटी को बताता है। ये करंट डेंसिटी को बताता है, ये कंडक्टिविटी को बताता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, बताता है। तो किसी चालक के लिए ही होता है। आप इसको लिख सकते हैं कहीं पर, मैंने ऑप्शन में होगा तो मार दीजिएगा, शायद सी ऑप्शन में है। आसानी से आप इसको बना लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर 6 पर मारते हैं नजर। सवाल नंबर 6 कहता है एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक
ठीक है, मैंने किस प्रकार का होता है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम जो होता है देखिए 5b/dl बराबर होता है म्यू नॉट आई। ठीक है, यही एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है। तो देखिए ना कहीं होगा ऑप्शन में 5b/dl बराबर म्यू नॉट आई, मैंने सब सवाल में सवाल ऐसे ही खाली दे दिया है। ठीक है, चलिए इस तरह से एम्पियर का परिपथीय नियम यह कहता है। आगे देखिएगा, अब आगे ठीक है, अब थोड़ा सा आसान पढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया है क्वेश्चन, एकदम ढंग से देखिए क्वेश्चन, एकदम और इजी है। चलिए सवाल नंबर 7 पर देखिए, 7 का कहता है ऐसे, कहता है कि एक प्रोटॉन 10 टी के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यही चुंबकीय क्षेत्र जो होता है जिसको बी द्वारा इंडिकेट करते हैं, 10 टी का किया हुआ है, दिया हुआ है, टी फॉर टेस्ला। सुनिए ना, चुंबकीय क्षेत्र को बी द्वारा सूचित किया जाता है और टेस्ला उसका क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पर एक और फायदा हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक का होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे मात्रक टेस्ला होता है, ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो वही तो कह रहा है कि एक प्रोटॉन 10 टी के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रवेश करता है। ठीक है, माने एक चुंबकीय क्षेत्र में जो होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उसमें एक आपका क्या करते हैं कि क्या उसको करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, एक वेग जो है वेलोसिटी प्रवेश करता है और उसका वेग का मान भी बराबर दिया हुआ है 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ऐसे जानते हैं वेग कैसा यूनिट होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर क्रियाशील चुंबकीय बल का मान हमसे मांग रहा है, F बराबर मांग रहा है। यदि एक प्रोटॉन पर का आवेश दिया है तो एक प्रोटॉन पर का आवेश माने Q बराबर दिया है, तो कितना दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सुनिए, तो कह रहा हमसे चुंबकीय बल का मान मांग रहा है, मतलब F बराबर कौन चीज, वाट। F बराबर क्या हो गया, वाट। तो चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला F बराबर, चूंकि लिखे हम लोग जानते हैं QVB इंटू साइन थीटा, QVB इंटू साइन थीटा। अब F बराबर बैठा देंगे Q के जगह यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19, V के जगह पर दिया हुआ 2 × 10⁻7, ठीक है, और B के जगह यहाँ पर दिया हुआ कितना 10, और इंटू साइन थीटा माने साइन का डिग्री लंबवत काम कर रहा है ना, देखिए लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, तो मतलब साइन 90 डिग्री होगा। अब आराम से बैठाइए ना, F बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, आप इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए शॉर्ट में, 16 दूना 32 और 10 में गुना करें, 32 में 1 अंक बाद पॉइंट मिलेगा 3.2 होगा, और यहाँ 10 से गुना करेंगे तो शायद सिर्फ 32 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना करेंगे इसका साइन 90 का मान तो 1 रह जाएगा, और 19 में से 7 घटा देंगे तो शायद आपका 12 बचेगा, यानी 10 के पावर कितना -12। और बल कैसा मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। सुनिए, ये कहीं जरूर ऑप्शन में होगा, देख लीजिए, जहाँ भी ऐसे होगा एक बार मार लीजिएगा, आप लोग देखिएगा कहाँ कैसे कहा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर है ना 19 है ना, तो 19 है, तो इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिएगा, सही हम लिखे ना, हाँ सब सही है, थोड़ा सा मिसिंग कहीं है। 16 दूना 32, 3 पॉइंट बच गया, मैंने इसी भी 10 दूना 20 बचता है। चलिए एक बार यहाँ पर कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, मिसिंग थोड़ा सा कैलकुलेशन हो रहा है, यहाँ से पर देखिएगा ना। अब आप देखिएगा कैसे क्या होगा से, ठीक है, 2 साते हैं ना। अब इसमें से आपको क्या करना है, ये तो मान बैठाए हैं हम। अब यहाँ पर ऐसे ज़्यादा दिक्कत लग रहा है तो पॉइंट हटाने के लिए इसे 10 कर दीजिए, ठीक है। अब ये 10 से 10 ऐसे कट जाएगा, ठीक है। अब 16 दूना आपका हो जाएगा कितना 32, तो 16 दूना कितना हो गया 32, ठीक है, और गुना 10 का पावर 19 में से घटा दीजिए कितना 7, तो बचेगा कितना 12, और 12 बचेगा 10 का पावर। ठीक तो था यार, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में नहीं दिया है क्या, ठीक है, चलिए नहीं दिया कोई बात नहीं है, लेकिन इतना आपका हल करने पर इतना ही होगा, ठीक है। चलिए आइए, कोई इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन में नहीं दिया इसलिए मिसिंग हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, चले आगे, ध्यान से देख लीजिएगा।
अब की में हम बताते हैं सवाल नंबर अगला। अगला हमारा कहता है कौन सा, देखिए ना, अगला कहता है किसी धारा अल्पांश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र समानुपाती होता है। एक बायो सावर्ट लॉ पढ़े होंगे इसमें, जिसमें पहला आपको कहता है कि चुंबक के क्षेत्र विद्युत धारा के समानुपाती है। दूसरा का रूल में आपको कहेगा चुंबक के क्षेत्र अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। तीसरा में आपको कहता कि चुंबक के क्षेत्र जो होता है जया कोण जो उसमें बनता है मैंने साइन थीटा के समानुपाती होता है। और चौथा में कहता है कि चुंबक के क्षेत्र जो होता है से उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको ई वाला आराम से ऑप्शन में क्या कर देना था, मार देना था जो आपके था वहां पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा आगे। चलिए सवाल नंबर आगे आप पढ़िए, देखिए एक मिनट देखिएगा। तो आगे आपको पढ़ना है आप, ठीक है, ध्यान से आइए। देखिए अब कौन सा होगा, ये हम कौन सा बता दिए, बोलिए। देखिए आप लोग कौन सा बता दिए, हाँ तो ये हम 8 बता दिए। 9 की बात कर रहा है, 9 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 से बहुत सारा क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। 9 देखिए, प्रेरण गुणांक का आपसे मात्रक मांग रहा है। ये सर प्रेरण गुणांक का होता है, स्वप्रेरण गुणांक पढ़े होंगे आप लोग। स्वप्रेरण देखिए, स्वप्रेरण तो एन फाई, देखिए यहाँ क्या होता है, एन फाई जो होता है वेरीज होता है किसके, विद्युत धारा का होता है। ठीक है, अब एन फाई इसको देखिए, एन फाई और समानुपाती घटाने के लिए एक कांस्टेंट देते हैं, एक नियतांक देते हैं जिसको एल कहते हैं, और कहा होगा एल आई हो गया। ठीक है, लेकिन जहां एल एक नियतांक, वेयर एल इज अ कांस्टेंट, जिसको स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है, विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन आप बोलेंगे। ठीक है, तो वही स्वप्रेरण जो है आपका स्वप्रेरण गुणांक जो है से एल को सूचित करते हैं। तो एल जो स्वप्रेरण गुणांक हुआ है, स्वप्रेरण गुणांक या प्रेरण गुणांक जिसको कहेंगे, तो एल बराबर जो होता है से एन फाई बटा का आई। देखिए तो इंटू मसान के बटा में नहीं आएगा। तो ये भी एगो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल बराबर एन फाई बटा आई दर्शाता है, तो आप यहाँ लिख देंगे प्रेरण गुणांक को क्या करता है, दर्शाता है। एसआई मात्रक यदि इसका मांगेगा तो एसआई मात्रक हेनरी भी हो सकता है या वेबर प्रति एम्पियर, क्या होगा, वेबर प्रति एम्पियर हो सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेनरी किसका एसआई यूनिट होता है, तो आप बोलेंगे प्रेरण गुणांक का होता है, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन का होता है, या फिर वेबर प्रति एम्पियर किसका सही मात्रक होता है, तो उसी का होता है स्वप्रेरण का भी और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, दोनों का ऐसे मात्रक यही वाला होता है। ठीक है, अब आप पढ़िएगा सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 में करा किसी उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः N1 और का N2 है, तो इसमें से कौन कैसा होगा। तो जब प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के बात करा तो N मतलब हो गया कौन सी, N1 जो होगा से वो छोटा होगा कौन सी, किससे, N2 से, मतलब N1 लेस देन N2 होगा ना। ठीक है, उसके बाद ऐसे इसमें हम जब आपको पढ़ाते हैं ऑफलाइन में तो 4-5 इसी में से लिखवाते हैं। कब एनएस जो होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए स्टेप डाउन, इस तरह से टोटल आप लोग पढ़े होंगे। स्टेप डाउन होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े होंगे, और इस तरह से आपको, और स्टेप अप और स्टेप डाउन दो होता है ना। इसके लिए हम टोटल आपको एकदम क्लियर करके एकदम पॉइंट क्लियर करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं हम ऐसे ही। आप ऑफलाइन क्लास करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, या ऑनलाइन में तो संडे से और गर्दा चलेगा। इसमें मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ क्या, ट्रेलर। तो N1 लेस देन कौन सी, N2 आप ऑप्शन मार देंगे कौन सा, बी को। अगला 11 में करा तारों का टिमटिमाना निम्न में से किसके कारण होता है। तारे क्यों मैंने किसके कारण तारा का टिमटिमाते हैं, तो बचपन में पढ़े तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो अपवर्तन रिफ्रैक्शन के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे ना कौन सा क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन अब आपको हम बता रहे हैं, अगले देखिएगा आप, मतलब क्वेश्चन पलटते जाइए। सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12 पर आपको देखिएगा क्या करा है कि अपवर्तक कोण 8 डिग्री दिया हुआ। अपवर्तक कोण कितना दिया हुआ है,
8 डिग्री दिया हुआ ना अपवर्तक कोण। तो अपवर्तक कोण जब जब बात करेगा तो समझिए कि ए बराबर दिया है तो 8 डिग्री दिया हुआ है वाला एक पतला प्रिज्म है। देखिए इस प्रकार से कहा है आपका प्रिज्म है और प्रिज्म का जो अति दिया है उसको डेविएशन जिसको कहते हैं, तो डेविएशन का वैल्यू जिसको डेल्टा हम लोग बोलते हैं उसका वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है 4 डिग्री दिया हुआ है। तब कह रहा है एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है आप लोग जानते होंगे, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू का होता है ए होता है। इसी पर सेटिंग कर दीजिए। तो डेल्टा का वैल्यू बोलिए कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, म्यू माइनस 1 अब इसका वैल्यू कितना दिया बोलिए तो 8 दिया हुआ है, इंटू में हटा के बटा में डाल देंगे, यानी म्यू माइनस 1 बराबर 4 बटा कितना 8, काटेंगे तो 1/2 होगा, यानी म्यू बराबर 1/2 प्लस कितना 1 होगा और बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसको जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, भागा दीजिएगा तो शायद 1.5 आएगा और यही आपका फाइनल का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे सवाल नंबर 12 के बाद जाते हैं सवाल नंबर कितना में 13 में। ठीक है, तो 13 पढ़िएगा तो कर देखिए सवाल, दो प्रकाश स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि उनसे उत्पन्न तरंग तो आप डी मार दीजिएगा, इसमें डी होगा समान तरंग दैर्घ्य और नियत कलांतर हो तब। ठीक है, चलिए इस तरह से आपको ये वाला क्या करना था मारना था। ठीक है, मैंने और साफ 15 में जाइएगा, निम्न में से कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो आप मारिएगा प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग जो है ये प्रकाश का ध्रुवन जो इवेंट है, प्रकाश का ध्रुवन की घटना है वो बताता है कि प्रकाश एक का अनुप्रस्थ तरंग, जिसको हाइगेंस ने कहा था। हाइगेंस के अनुसार ये पूछा जा सकता है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश क्या ऊर्जा है या क्या पूछेगा तो बोलिएगा हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक तरंग है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग कौन बोला था तो प्रकाश का ध्रुवन बोला था। ठीक है, आगे विद्युत प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का समीकरण। तो आइंस्टीन का समीकरण जो होता है एच न्यू इक्वल टू होता है के मैक्स हो जाएगा प्लस फाई नॉट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होगा। आप इसको मार लीजिएगा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 16 में कह रहा कि एक बेकुलर जो होता है एक बेकुरल समतुल्य होता है, तो कौन किसका होता है तो एक बेकुरल बराबर होता है 1/6 प्रति सेकेंड। एक बेकुरल बराबर जो होगा एक बेकुरल बराबर कितना तो 1/6 ठीक है 1/6 प्रति सेकेंड होता है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा देख लीजिएगा बी में होगा ना, कौन सा बी में होगा ध्यान से। अब उसके बाद सवाल नंबर 17 पर कि यदि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय स्थिरांक प्रति वर्ष दिया है। ठीक है, देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा बोर्ड पर हम बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए करा कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय स्थिरांक प्रति वर्ष दिया होता है। जब भी क्षय स्थिरांक की बात करेगा ना, क्षय स्थिरांक की बात करेगा तो क्षय स्थिरांक मैंने समझिए कि लैम्डा की बात कर रहा है। लैम्डा बराबर दिया 5.3 इंटू 10⁻³ कितना दिया तो -3 दिया हुआ। ठीक है, और कह रहा कि तो इसका अर्धायु तो T/1/2 बराबर क्या होगा, तो चूंकि T अर्धायु हम लोग जानते हैं 6.093 और अपॉन 5 कितना 3 इंटू 10⁻³ इसको कैलकुलेशन कीजिए, आसानी से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर पता कौन आएगा बी आएगा 130.8 आएगा आपको, मतलब जो कि ऑप्शन बी में होगा। आप सोल्व करके देख लीजिएगा 130.8 ईयर्स आएगा आपका। ठीक है आंसर। चलिए 18 में मारते हैं तो 1 AMU, तो 1 AMU बराबर जो होता है वो होता है 931 MeV होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए सवाल नंबर 19 में जाएंगे तो एन टाइप अर्धचालक बनाते हैं। देखिए अर्धचालक की बात कर रहा है। ठीक है, तो अर्धचालक देखिए दो प्रकार के होता है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। तो एन टाइप अर्धचालक बनाते हैं जबकि अपमिश्रक पर जब अपमिश्रक परमाणु होते हैं तो एन टाइप में 5 संयोजी होता है। लिख दीजिएगा, लिख लीजिए नोट दे करके, एन टाइप में 5 संयोजी अपमिश्रक परमाणु होते हैं। लिख दीजिए नोट दे करके कि एन टाइप में 5 संयोजी अपमिश्रक परमाणु होते हैं। ठीक है, और पी टाइप में जो होता है वो त्रिसंयोजी
अपमिश्रक परमाणु होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है कि बताइए कि पी टाइप में कैसा होता है अपमिश्रक और एन टाइप में कैसा। तो एन टाइप में 5 गो, पी टाइप में 3 गो। ठीक है, सवाल नंबर 20 पर देखिएगा 20। तो 20 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सार्वत्रिक तर्क द्वार है। आप कैसे पूछ रहा है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो यूनिवर्सल जो देखिएगा यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो है वो 2 प्रकार के होता है। कई प्रकार के? 2 प्रकार के होता है। एक आपका होता है कौन सी नॉर गेट को कहते हैं और एक आपको नैंड गेट को कहते हैं। कौन गेट? नैंड गेट। नॉर गेट रहेगा तब वो उसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलेंगे, नैंड को भी बोलते हैं। तो कोई ऑप्शन में होगा 2 में से नॉर, या ये एन आर कैपिटल आर होगा, या तो नॉर होगा या नैंड होगा, दोनों में से कोई को मार देंगे। सिंपल बात है। देख लीजिएगा ऑप्शन में शायद नैंड है तो डी मार देंगे, डी में ऑप्शन है। 21 में आप भरिएगा कि मुक्त अवस्था में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का सबसे कम मूल्य होता है तो कितना? तो 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। ठीक है, इसको भर दीजिए। तो पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे कम मूल्य जो होता है तो उतना होता है। विद्युत धारा एक प्रकार का कैसा राशि? विद्युत धारा सदिश की अदिश, तो अदिश राशि है तो स्केलर वहां पर भर दीजिएगा, अदिश भर दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई, चुंबकीय क्षेत्र कैसे मात्रक पूछ रहा है, सुनिए ना। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे मात्रक? एम्पियर प्रति मीटर होगा, एम्पियर प्रति मीटर। अगला है 24 में कह रहा है स्वप्रेरण को की जड़ता के रूप में भी जाना जाता है। तो विद्युत की जड़ता, वहां पर विद्युत भर दीजिएगा ना, विद्युत भराएगा वहां पर। ठीक है, तो स्वप्रेरण को विद्युत की जड़ता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भर दीजिएगा, विद्युत भर दीजिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस जूल के बराबर होता है? तो वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। सिंपल बात है। आगे 26 में नाभिक से एक न्यूक्लियॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाती है विखंडन ऊर्जा ना, उसको विखंडन ऊर्जा वहां पर भर दीजिएगा, सेपरेशन एनर्जी उसके बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके तापमान पर एक आंतरिक अर्धचालक एक परिपूर्ण इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता था। 0 केल्विन तापमान पर, 0 केल्विन तापमान में 0 भर दीजिएगा। इस तरह से मैंने आपको 27 बताया। और यदि आप चाहते हैं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आज मैं सिर्फ डिस्कशन ऐसी कर दिया हूं। ठीक है, इसी तरह जैसे मैं पहला दूसरा सवाल बता रहा था ना, एक सवाल में 4-4 5-5 बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ या लाइव के साथ। 8 बजे रात से हम आपको लाइव मिलेंगे संडे से। That's all for today's and that's all for today's in this video. ठीक है, see you again.